देखिए, उर्दू शायरी में जो इश्किया जज्बात हैं, वो सदियों से बयान किए जाते रहे हैं। और अगर आप उर्दू शायरी से या किसी भी ज़बान की शायरी से वो शेर निकाल दें, वो कविताएँ या शायरी हटा दें, जिसमें इश्क का ज़िक्र हुआ है, तो एक बहुत बड़े सरमाए से हम लोग महरूम हो सकते हैं। मीर जो नाखुदाए सुखन जिनको कहा जाता है, उनके वालिद ने मीर से कहा था कि बेटा इश्क करो। तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में इश्क के बगैर ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, बेनूर हो जाती है। बहुत से शेर इश्क पर लोगों ने कहे हैं, गुज़रे हैं इश्क नाम के शायद कोई बुज़ुर्ग, हम लोग सब मुरीद उसी सिलसिले के हैं। तो इसी मौजू को अपने अंदाज से लिखा है मोहतरम दानिश साहब ने, वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बहुत जल्द यहाँ से हट जाऊँगा, सिर्फ आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ उनसे। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब इश्क होता है तो इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात के दिन और रात का भी अंदाज़ा नहीं होता है। एक उस्ताद शायर ने शेर कहा है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो इश्क का सबक जिसको याद हो जाए तो फिर वो एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इश्क सिर्फ महबूबा से नहीं होता है, बल्कि इश्क अपनी तहज़ीब से भी होता है, इश्क अपनी ज़बान से भी होता है, इश्क इंसान से भी होता है और इश्क इंसानियत से भी होता है। तो इसका इश्क का जो वाइडर ये कॉन्सेप्ट है कि हम पूरी इंसानियत से मोहब्बत करें, तमाम लोगों से मोहब्बत करें, तो ज़ाहिर ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब न करूँ और गुजारिश करूँ मोहतरम दानिश इकबाल साहब से, जो बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रामा नवीस हैं। ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है और उसको अपने अंदाज से वो आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम दानिश इकबाल साहब, एक बार ज़ोरदार तालियाँ, तालियों की गूंज कम है, ताकि इकबाल साहब अपना काम शुरू कर सकें। जी आदाब। मुझको इस बात का ख़तरा सा महसूस होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इश्क से मुताल्लिक़ जितनी बातें हैं वो सब के सब ये यहाँ पे कर दें और मेरे लिए कुछ भी ना बच पाए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि बहुत सी बातें इन्होंने छोड़ दी। और उसमें से देखिए, एक सबसे अहम बात यह है कि आज यौम मोहब्बत है। और जैसे हमें कहना चाहिए कि हज़रत मौलाना वैलेंटाइन रहमतुल्लाह अलैह साहब का आज यौम वफ़ात है। और इसी इसी सिलसिले से हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। और देखिए, ये भी एक मोहब्बत का इजहार है कि हम सबको एक ज़बान से, एक तहज़ीब से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जब बढ़ती जाती है तो ये इश्क के मरहले पे पहुँच जाती है, इश्क के मकाम पर पहुँच जाती है। तो ये इश्क का मकाम है और ये एक एक इंसान के इश्क का इजहार है कि देखिए, पूरा शहर और शहर की जो क्रीम है वो यहाँ पे मौजूद है। और हम सब इस सुनहरी जो धूप है, गुलाबी धूप है, उसका यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं। तो देखिए, उर्दू ज़बान के बारे में कहा जाता है कि ये मोहब्बत की ज़बान है, ये इश्क की ज़बान है, ये अपनाहियत की ज़बान है, ये तहज़ीब की ज़बान है। और बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त हम लोग होश संभाल रहे थे, उस वक्त धीरे धीरे इस ज़बान का ज़वाल सा हो रहा था। और हमारे वालिदैन ने सोचा कि अंग्रेज़ी की तालीम मिलनी चाहिए बच्चे को और साइंस पढ़ना चाहिए। तो नतीजे में हम साइंस की लैब्स में जाते थे और अंग्रेज़ी पढ़ते थे। और आर्ट्स फैकल्टी के सामने से गुज़रते हुए वहाँ पे बड़े खूबसूरत सा माहौल होता था और हमें लगता था, देखिए यहाँ पे सब शेर व शायरी हो रही है, वहाँ पे बेवजह का जो है एसिड वेसिड टेस्ट ट्यूब में हिलाया जा रहा है। तो तब से एक तरह की एहसास कमतरी है हमको कि हमने उर्दू की तालीम हासिल नहीं की। और इस एहसास कमतरी से हमारे बहुत से जनरेशन के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे दो चार रहे हैं। और हम लोग जो हमारी उर्दू की ज़रूरत होती थी उसे किस तरह से पूरा करते थे, जैसे आज आप पूरा कर रहे हैं कि उर्दू का जश्न रेख्ता है और हम आ गए। तो इसी तरह से उस ज़माने में जो मुशायरे हुआ करते थे, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे और एक छोटी सी डायरी हमारे पास होती थी और मुंह खोल के और कान खोल के हम शायरों को सुना करते थे। उस ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे शायर आते थे और शायरों के को आमतौर से हमने ये देखा कि उन्हें वो होश में नहीं होते थे, उसके बावजूद साहब बहुत अच्छे लगते थे। तो एक कैब भोपाली हुआ करते थे। तो पता चला साहब कि ये कैब भोपाली साहब जो है बहुत अच्छे शायर हैं और इन्होंने पाकीज़ा के गाने लिखे हैं। और इनका गाना है कि फिर भी ये ज़िद है कि ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे। तो साहब हम उन पे फ़िदा हो गए और जिसे कहना चाहिए कि उर्दू से जो इश्क हुआ वो कैब भोपाली के रास्ते से हुआ। तो इस वक्त वो जहाँ पे भी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कैफ साहब, ये आपकी मोहब्बत थी कि आज भी ये मोहब्बत हमारी जारी है। तो कैफ साहब जब आते थे तो जैसे ही वो पढ़ने की शुरुआत करते थे तो काफ़ी नशे में हुआ करते थे।
और उसके बाद जो है वो और हमें लगता था कि उनकी हर लाइन में मोहब्बत है, और अगर ये नोट कर ली जाए तो हमको भी मोहब्बत करना आ जाएगा, हमको भी इश्क आ जाएगा। हमारे सारे के सारे लोग जो हैं डायरी लेके बैठे होते थे और कैफ साहब गाते थे, गुनगुनाते थे पर बहुत देर तक। और उसके बाद कुछ इस तरह से एक आध शेर मुझे याद आता है उनका। दाग दुनिया से मिले, जख्म ज़माने से मिले, दाग दुनिया से मिले, जख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें अपना बनाने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें अपना बनाने से मिले। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता। क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले, क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले। उसके बाद वो अचानक सीरियस कर देते थे और कहते थे, माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने से मिले। दाग दुनिया से मिले, जख्म ज़माने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें अपना बनाने से मिले। और ये शेर देखिए, बहुत मज़ा आता था, और उससे लगता था कि जब इश्क होता है तो कुछ इस तरह का मामला होता है। हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। तो देखिए ये एक जैसे कहना चाहिए एक लड़के का तारुफ है उर्दू ज़बान से, उर्दू ज़बान की शायरी से और मोहब्बत से और इश्क से। तो देखिए ये फेजेस हैं, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत सी नई बातें मालूम हुई। जैसे हमारी मुलाकात हुई, लाइब्रेरी में मुलाकात हुई, साहिर लुधियानवी साहब से एक किताब रखी हुई थी और लिखा हुआ था तलखियाँ। तलखियाँ का मतलब काफ़ी कड़वी बातें। तो उसको हम लेके आए और उसमें बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत साहब नज़में हुआ करती थीं, और उन्हीं नज़मों से हमें कहना चाहिए कि उर्दू से मोहब्बत की इब्तिदा हुई, और ये इब्तिदा जो होते होते आज इश्क के मरहले पे है। तो उनकी एक नज़्म हमें याद आती है, और मुझे लगता है कि उस ज़माने में जितने भी लोग होते थे वो जिससे भी मोहब्बत करते थे वो ये नज़्म उसे लिख के भेजते थे या उसे सुनाना चाहते थे, और कुछ ज़्यादातर लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि सुना पाते। तो ये इसके कुछ मुझे शेर याद आते हैं। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुज़र है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। अब देखिए एक साइंस बैकग्राउंड के लोग, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग बेचारे जो है उनको मैथमेटिक्स के जो वो होते थे, वो जो फार्मूले होते थे, इक्वेशंस होते थे, वो याद करते थे। तो कहीं ये थोड़ा सा मिल जाता था तो अरे बिल्कुल ऐसे लपक के जैसे एक भूखा आदमी उसे जो है एक निवाला मिल जाए बड़ा खूबसूरत सा। तो यही निवाले जो है हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते रहे। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे तजर्बा बढ़ा, तो साहिर के बाद मुलाकात हुई फैज़ साहब से, और फैज़ साहब से जब मुलाकात हुई तो एक नई दुनिया हमारे सामने खुल गई, और वो दुनिया है जो आपकी भी दुनिया है। और साहिर और फैज़ से जो हमारी मोहब्बत है वो एक कॉमन फैक्टर है। तो इसलिए मैं उनकी एक नज़्म सुनाना चाहूँगा आप। उस नज़्म में वो ये कहते हैं, देखिए कि जो मोहब्बत होती है जब वो पैशन के लेवल पे पहुँच जाती है, जब वो जुनून के लेवल पे पहुँच जाती है तो वो इश्क हो जाती है। तो वो कहते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, फुल टाइम काम। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। दो ही अप्रोचेज हो सकती हैं ज़िंदगी में, या तो आप फुल टाइम काम कीजिए या फुल टाइम आशिकी कीजिए। आशिकी का मतलब वो वाली आशिकी नहीं है कि वो गाना वाना गा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, नहीं। किसी चीज़ के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा। वो आपका कोई आर्ट के लिए पैशन हो सकता है, म्यूज़िक के लिए हो सकता है, किसी फ़न के लिए हो सकता है। खैर, मैं वापस आना चाहूँगा उस नज़्म पे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे,
कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आगे आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो साहब देखिए, ये हम में से हर शख्स की कहानी है जो फैज़ साहब ने हमको सुनाई और फैज़ साहब के अल्फाज में हमने आपको सुनाई। लेकिन ज़िंदगी में यही होता है, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और फिर उसको अधूरा छोड़ देते हैं। और इस पे एक और उनकी बहुत खूबसूरत नज़्म है, वो मैं यहाँ पे ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो ये कि देखिए, एक उम्र होती है जब हमें किसी इंसान से इश्क हो जाता है, किसी तसव्वुर से इश्क हो जाता है, किसी आइडिया से इश्क हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और ये दोनों मोहब्बतें जो हैं, कभी कभी जैसे अगर हम फ़ौज में काम करते हैं या किसी और ज़िम्मेदारी वाले काम में करते हैं या हम सियासत में आ जाते हैं, तो इनमें टकराव होता है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है और इसका उन्वान है दो इश्क। फैज़ साहब की नज़्म है दो इश्क। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दो इश्क करता है, अगर नहीं करता है तो उसे करना चाहिए। तो ये नोट कर लें, अगर आप में से एक रह गया है आपका, तो अभी मौका है, आप अपनी गलती सुधार सकते हैं जी। तो साहब वो नज़्म कुछ इस तरह से शुरू होती है, थोड़ी सी गाढ़ी है, मैं चाहूँगा कि उसे जहाँ पे पूरी तरह से कम्युनिकेशन ना हो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ। वो कहते हैं, ताज़ा हैं अभी याद में आए साक़िए गुलफ़ाम। अब आप सोचिए कि एक बहुत खूबसूरत सी महफिल है और वहाँ पे एक साक़िए गुलफ़ाम है। साक़िए गुलफ़ाम कौन होती है? जो आपको शराब पिला रही होती है और उसका चेहरा जो है फूल की तरह होता है। नेचुरली मतलब ये 2-4 मतलब जाम, बल्कि 3-4 जाम के बाद ही आपको साक़ी गुलफ़ाम, मतलब उससे पहले भी हो सकता। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली पहले उस मोल्ड में आ जाएं। देखिए इसमें क्या है, इमेजेस हैं इस नज़्म में। इस जो शायर आपको इमेजेस दिखा रहा है और उसके अल्फाज की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इमेजेस आप देख सकें। और देखिए, बल्कि शाम, इस भरी दोपहर में आप शाम अज्यूम कीजिए। वाह क्या बात है। हाँ, ताज़ा हैं अभी याद में ऐ साक़िए गुलफ़ाम, वो अक्से रुख़े यार से लहके हुए अय्याम। अक्से रुख़े यार, वाह क्या, देखिए कितनी खूबसूरत तरकीब है। वो अक्से रुख़े यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ। कैसी? जैसे फूल खिलता है, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। और उम्मीद क्या? उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा। उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे, अब चमकेगा हसरत भरी आंखों का मुकद्दर। इस बाम से, ये जो दरवाजा देख रहे हैं, इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस कुंज से फूटेगी किरण रंग हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब। सीमाब आप समझते हैं, मरकरी। मरकरी मरकरी जब बहता है इस तरह से, जब महबूब आएगा तो बिल्कुल मरकरी की एक ड्रॉप होगी, लुढ़कती हुई आ रही होगी। इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, और इस राह पे बिखरेगी शफक तेरी क़बा की। शफक आप समझते हैं, जब सुबह सूरज निकल रहा होता है तो जो लालिमा होती है वो शफक है। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, इस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, और इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, इस राह पे बिखरेगी शफक तेरी क़बा की। ये तो साहब इश्क का आलम था। उसके बाद वो कहते हैं, और फिर वो देखे हैं, और फिर वो देखे हैं हिज्र के तपते हुए दिन रात। हिज्र, बिरहा। इश्क कामयाब नहीं हुआ और विरह शुरू हो गया। और फिर देखे हैं वो इश्क के तपते हुए दिन रात, जब फिक्र दिलो जा में फुगा भूल गई है, और हर शब वो सियाह बोझ के दिल बैठ गया है, और हर सुबह की लो तीर सी सीने में लगी है। तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिलेजार ने ढूंढी है पनाहें, आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, और डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें। इसके बाद वो कहते हैं, और चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को। ये जो वतन है, इसकी जो वतन को सिंबलाइज हम कर रहे हैं लैला से, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल उसकी लगन में, ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काकुल की शिकन में। और अब देखिए, दो जाने जहां हो गई, एक तो वो पुरानी वाली थी, अब ये नई वाली हैं वतन।
इस जाने जहां को भी यूं ही कल्बो नजर ने, इस जाने जहां को भी यूं ही कल्बो नजर ने हंस हंस के सदा दी, हंस हंस के आइए प्लीज, हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हरफ तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को उजियारा, हर एक गम को संवारा, वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का। अगर इश्क किया है तो आपको जुनून तो फॉलो करना पड़ता है। वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज जरस की, खैरियत दिल राहत जां सेहत दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की। और उसके बाद देखिए ये लाइन कितनी खूबसूरत है, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। इस राह में वो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है और उन पे जो बीती, आमतौर से हर आदमी ये समझता है कि उसके इश्क में उस पे जो बीती वो पहली बार हुआ और ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। ही वॉज क्वाइट रियलिस्टिक। उनका कहना है इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, तन्हा कभी रुसवा सरे बाजार, और गर्जे हैं बहुत शेख सरे गोशे मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हकम्बर सरे दरबार। उसके बाद जो गालियां पड़ी और लोग बातें सुनाई गई उसके बारे में सुनिए। कहते हैं छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावे के दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्जे मलामत, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। जी तो देखिए असली इश्क वही है जिसमें कोई नदामत ना हो, और यही इश्क आपका है और यही इश्क संजीव सराफ साहब का है। और देखिए इस इश्क की जो खूबसूरती है और इसका जो हुस्न है यही यहाँ पे हमको खींच के लाया है और हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत सी बातें इसके हवाले से कहना चाहूँगा, लेकिन मेरी आज की कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को इसमें शामिल करूँ। और कहा यह जाता है अपने सरदार मरहूम कहना चाहिए, मरहूम मग़फ़ूर सरदार खुशवंत सिंह जी साहब, उनकी एक बात मुझे अक्सर याद आती है। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए। उर्दू सीखना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है कि इश्क कर लीजिए, उर्दू आ जाएगी। और अगर इश्क करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए। तो जब मैं तालिब इल्म था और स्टूडेंट था और मुशायरों में जाता था और वहाँ पे चीज़ें नोट करने की कोशिश करता है, तो ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग इस मरहले से गुज़रे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब की जो यादें हैं, इब्तिदाए इश्क की जो बातें हैं और किस तरह से शायरी से आपका तारुफ़ हुआ, और सरदार खुशवंत सिंह मरहूम मग़फ़ूर जो कहा करते थे, अगर ये बात सही है और आपकी ज़िंदगी में भी उर्दू शायरी का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे लगता है सभी का रहा है। बिकॉज़ एक ज़माने में उर्दू शायरी की जो तवानाई है वो फ़िल्मी नग़मों में पहुँचती थी, उसके बाद सारे लोग जो हैं उन नग़मों को गाते थे और उसके बाद घर घर वो इश्क की आवाज़ पहुँचती थी। वैसे इस पर एक बात मुझे याद आई कि मैंने एक ड्रामा तहरीर किया है। वो ड्रामा है अमृता ए सबलाइम लव स्टोरी। अमृता प्रीतम की ज़िंदगी की कहानी है और उसकी रिसर्च करते हुए मुझे बहुत ही खूबसूरत दो चार बातें मालूम हुई और मैं चाहूँगा कि वो आपसे शेयर करूँ। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि अमृता प्रीतम को साहिल लुधियानवी से इश्क था और ये इश्क जो है प्योर प्लेटोनिक इश्क था। प्लेटो का जो कंसेप्ट था आइडियलिज्म वाला कि ये जो है रियल वर्ल्ड है और इसी की एक कॉपी आसमानों में कहीं रहती है। तो अमृता प्रीतम का जो इश्क था वो ज़मीनी इश्क नहीं था, वो बिल्कुल आसमानी इश्क था। और वो एक शादी, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है, जब मुझे मालूम हुआ था और मुझे भी बड़ा शौक़ लगा था और हिंदुस्तान में हर आदमी को शौक़ लगा था एक ज़माने में, जब उन्हें यह मालूम हुआ था कि अमृता प्रीतम एक शादीशुदा खातून थी, एक शादीशुदा लेडी थी और क्वाइट हैप्पीली मैरिड लेडी थी और आशिक हो गई। और शायद वो अकेली ऐसी लेडी होंगी जिन्होंने अपने इश्क को बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, साहिल लुधियानवी साहब से उन्हें प्यार हो गया। और प्यार क्यों हो गया? प्यार यूं हो गया कि उन्होंने एक नज़्म पढ़ी, ताजमहल, और वो ताजमहल नज़्म थी वो ताजमहल से ज़्यादा उन्हें खूबसूरत लगी। उनका कहना था कि उन्होंने ताजमहल भी देखा था और वो नज़्म भी
उन्होंने पढ़ी थी और ताजमहल नज़्म पे आशिक हो गई, ताजमहल इमारत पे नहीं आशिक हुई। उसके बाद मुल्क का पार्टीशन हो गया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो लाहौर से चली तो उनकी गोद में उनकी एक बच्ची थी और ताजमहल नाम की जो नज़्म है उन्होंने फ्रेम करा के अपनी दीवार पे लटका रखी थी। तो वहाँ से, लाहौर से, बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान से, वो सिर्फ 2 असासे लेके आई, अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ लेके आई, एक बच्ची और एक वो नज़्म, और वो नज़्म थी ताजमहल। और इस नज़्म से उनकी मोहब्बत की इब्तिदा होती है। वो उस नज़्म का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्यों इतना 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 पैशनेट, कितना इंटेंस इश्क उनको हुआ। साहिल ने एक नज़्म लिखी थी, ये इसमें देखिए इसकी इब्तिदा ऐसे है कि एक लड़का है जो अपनी जिससे मोहब्बत करता है, महबूब से, उसे मिलने के लिए ताजमहल जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब उन्हीं ने यह नज़्म लिखी थी तो उन्होंने ताजमहल नहीं देखा, बिकॉज वो उस ज़माने में लाहौर में रहते थे और लुधियाना में रहते थे और आगरा आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। और उस ज़माने में ऐसी ट्रेनें व्रेनें नहीं चलती थी कि आप आके वापस चले जाए, बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी भर ताजमहल नहीं देखा था। तो नज़्म कुछ इस तरह से है। ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, मज़हर सिंबल, उल्फत मोहब्बत। ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही कही। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने। सप्त, सप्त मीन्स जड़े हुए, जैसे पत्थर जड़ दिए जाते हैं, जैसे हीरे जड़ दिए जाते हैं किसी गहने में। सप्त जिस राह पे हूं सितवते शाही के निशान, सितवत गांजर, सप्त जिस राह पे हूं सितवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का गुजर क्या माने। अब एक लफ्ज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तशहीर। तशहीर यानी इश्तिहार, इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट। वो कहते हैं, मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफा, मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। उसके बाद वो कहते हैं, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके 2-4 बंद अभी नहीं आ पाए और काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत नज़्म है। बस चाहता था मैं आपको कि एक फ्लेवर आप तक पहुँच जाए और वो आप तक पहुँच गया गालिबन। तो इस नज़्म को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा कि आज तक किसी ने ताजमहल को इस नज़र से नहीं देखा था। और उसके बाद जो है वो पसंद आ गए उनको साहिल लुधियानवी। और साहिल लुधियानवी, उनके वालिद साहब यानी अमृता प्रीतम के फादर एक मैगज़ीन निकालते थे, वो उसे एडिट करते थे। उसके वो पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, तीनों ज़बानों में निकलता था। साहिल लुधियानवी साहब उसमें मदद करते थे। और साहिल लुधियानवी बहुत इंट्रोवर्ट आदमी थे, बहुत अजीब तरह की ज़िंदगी थी उनकी और बहुत कम बोलते थे। तो कभी उनसे बात भी नहीं करते थे। उनके घर आते थे, चुपचाप बैठे रहते थे और सिगरेट पीते रहते थे। उनकी आदत थी कि सिगरेट पीने के बाद आधी बुझा देते थे, उसके बाद बिना कुछ बात किए चुपचाप चले जाया करते थे। अमृता प्रीतम ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उनके जाने के बाद वो उन सिगरेटों को उठाती थी और उनको जलाती थी, तो उनको लगता था कि वो साहिल लुधियानवी को छू रही हैं और एक धुआं सा निकलता था, बड़ा ख्वाबनाक सा माहौल हो जाता था। तो आप देखिए, ये उनका पैशन था। और साहिल लुधियानवी को कभी पता भी नहीं चल पाया, पता तो चला होगा, लेकिन उन्होंने कभी उनकी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया। और ये एक तरफा इश्क था और इसकी इंटेंसिटी ये थी कि 15 साल तक वो हर चीज़ पे कुछ लिखती थी तो शायर का नाम लिख देती थी। 15 साल तक उनका ये जो है ऑब्सेसिव जो इश्क है ये चलता रहा। और बहुत से दोस्तों ने साहिल लुधियानवी को कहा भी, लेकिन साहिल लुधियानवी जो है उस कुछ कर नहीं पाए। तो एक उन्हीं ने नज़्म लिखी। इतनी बड़ी प्रस्तावना के बाद मैं आपको बेसिकली वो नज़्म सुनाना चाहता हूँ। वो अमिताभ बच्चन साहब भी आपको कई बार सुना चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने कुछ अलग तरह से आपको सुनाई है। तो अब मैं आपको असली नज़्म सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँवों में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी तीरगी अंधेरा, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, जीस्त जिंदगी, ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाने अलम होकर, अलम इस तकलीफ पेन, अजब न था कि मैं बेगाने अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो के जी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। पुकारती जब तलखियां जमाने की, ये उनके कलेक्शन का नाम था, पुकारती जब तलखियां जमाने की तेरे लबों से हिलावत के घूंट पी लेता। मगर मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। और गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। अब देखिए, ये एक ऐसा इश्क है जो सामने नहीं आ पाया, और ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है, एक तरह का अफसोस है कि अगर ये ऐसा होता तो क्या होता। अब देखिए, लेकिन आप देखिए कि ये नज़्म कितनी हज़ार लोगों के मुंह से अमृता प्रीतम के कानों तक पहुंची होगी। अब ये देखें, ये है इसका जो मिरेकल है, जो मोज़ा है और चमत्कार है, वो ये देखिए कि उसके बाद एक फ़िल्म बनाई उन्होंने, उनके दोस्त यश चोपड़ा साहब ने, और इनसे कहा कि आप लिखिए, और यश चोपड़ा साहब को ये नज़्म बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्होंने कहा कि इसको भी शामिल कीजिए। तो उन्होंने वो गाना लिखा, बहुत मशहूर गाना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन जो मैं आपको बात यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने ये नज़्म जिसके लिए लिखी उसे कभी नहीं सुनाई, लेकिन उसके बाद मुल्क के हर रेडियो स्टेशन ने, हर लड़के ने गा के हज़ारों लाखों लोगों ने, मतलब कहाँ कहाँ इस नज़्म को नहीं सुनाया होगा, और किस किस तरह से ये नज़्म जो है वापस अमृता जी तक नहीं पहुँची होगी। तो देखिए, ये हैं इश्क का मिरेकल, और इसमें मैं चाहता था कि यहाँ पे आज जितने लोग मौजूद हैं उनको भी हम इश्क के अपने इस तजर्बे में शामिल करें, इस, और आपकी जो यादें हैं, किस तरह से उर्दू शायरी ने आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में आपकी मदद की। तो आज मौका आ गया है इस बात का कि इस बात का एतराफ़ कर लिया जाए। एक्चुअली उनके वहाँ बहुत अच्छा है वेस्ट में कि वो एक कन्फेशन रूम होता है, आप उसमें जाते हैं और कन्फेस कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक पादरी साहब मौजूद हैं, और आज आप कन्फेस कर ही लीजिए। जी, तो मैं चाहूँगा कि जो आपका उर्दू शायरी को लेकर तजर्बा रहा है, और आपकी अपनी मोहब्बत में उर्दू का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उर्दू की गज़लों का, उर्दू की नज़मों का, उर्दू के गानों का, वो आज सामने आए। जी, तो कोई वॉलंटियर जिनसे हम शुरुआत कर सकें, और अगर वो अकेले आए हों, बीवी ना साथ में हो, तो ज़्यादा मदद होगी। जी जी, चलिए, इससे पहले कि जी 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 आप जी जी वहीं से जी 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 हेलो हेलो, उसके बाद आप दे दीजिएगा उनको। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ देहलवी शायर, मुख्तसर तारुफ दे देता हूँ। जी। मैं सर 70 गाने मेरे रिलीज़ हैं, 14,000 लिखे हैं मैंने। शुक्रिया, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपकी बातचीत से। साहिर लुधियानवी साहब का भी आपने ताजमहल के ऊपर जो बतलाया नुक्ता नज़र में, मैंने भी कुछ 2 अशार, लंबी नज़में मगर 2 सुना देता हूँ गीत के। महबूब मेरे ताज से बढ़ के तू हंसी है, यूं तो वो महल खूब है पर तुझसा नहीं है। महबूब मेरे ताज से बढ़ के तू हंसी। 5 बंदे मगर 2 सुनाऊंगा। ना ताज में दिल है, न जिगर, ना ही सदा है, ना ताज में धड़कन है, ना एहसास वफा है, ना ताज में चाहत का नशा, ना ही अदा है। तू ताज से भी दिल नशी है, मुझको यकीन है। यूं तो वो महल खूब है पर तुझसा नहीं है। महबूब मेरे ताज से बढ़ के तू हंसी है। एक बंद और फिर इजाज़त
कि मैं ताजमहल का नहीं दीवाना तेरा हूँ, है प्यार मुझे तुझसे मैं मस्ताना तेरा हूँ, तू हुस्न की शम्मा है मैं परवाना तेरा हूँ, दिल मेरा मकां तेरा है तू दिल में मकी है, दिल मेरा मकां तेरा है तू दिल में मकी है, यूं तो वो महल खूब है पर तुझसा नहीं है, महबूब मेरे ताज से बढ़ के तू है। शुक्रिया। देखिए, ये साफ जाहिर है कि अगर महबूब से इतनी खूबसूरत बातें की जाएं तो इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत गुजरी होगी। देखिए देखिए चेहरे पे जो नूर है, माशाल्लाह, इस उम्र में जो चेहरे पे नूर है ये उर्दू शायरी का ही नूर है, और इन्हीं ने महबूब को इतनी खूबसूरत नज़में सुनाई और उसने देखिए सारा नूर इनको दे दिया। जी जी, नवाजिश, मेहरबानी। जी जी जी। अच्छा, ओहो, अरे मैं ये इस मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। जी 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 जी। जी नमस्कार। मुझे लगता है कि इन्हीं ने किसी राइट इंडिविजुअल को वो सुनाई नहीं, वरना वहीं पे शादी हो जाती, उसी वक्त हो जाती। जी, अभी भी कोशिश की जा सकती है। जी जी आदाब एंड नमस्कार। मैं अपना एक किस्सा सुना देता हूँ आपको कि जी हम ओके। देखिए जी, मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत शाई था। जी, आप अभी भी हैं? नहीं नहीं। तो जब मैं 18 साल की उम्र में मैं कॉलेज में गया, जी, तो जैसे आपने बोला कि वो सबसे मिलती है। देखिए देखिए उनकी फरमाइश है मैं नहीं खड़ा हूँ। वो नहीं खड़ा हूँ। जी, देखिए ऐसी कोई फरमाइश ना करें जो पूरी ना की जा सके। जी जी जी। जैसे आपने बोला कि आपने बोला कि वो सबसे मिलती है, फलाने से मिलती है, फलाने से मिलती है, फलाने से मिलती है, मुझसे नहीं मिलती। तो मैं 18 साल की उम्र में कॉलेज में गया, तो शायद मैं कपड़े गलत पहनता था या मैं शक्ल से ठीक नहीं था या मैं बोलता गलत था, तो लड़कियां मेरी तरफ देखती नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा ही होता है जो कॉलेज में होता है। तो वहाँ पे गज़ल कंपटीशन हुआ। गज़ल कंपटीशन में मैंने गज़ल गाई, मैं गाता अच्छा था। तो मैं 4 लाइनें आज को सुनाऊंगा भी आपको। तो सुनाने से पहले बात को ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो गज़ल सुनाने के बाद वो कंपटीशन भी मैंने जीत लिया और मेरा पता भी चल गया कंपटीशन में। वो इंटर कॉलेज कंपटीशन था। तो कंपटीशन के बाद मेरे पास कोई 11-12 लड़कियों का हजूम था जो आई हुई थी कि आप कहाँ से गाते हैं, कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं आप। तो वो जो उर्दू की गज़ल का वो जो देखिए मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको ये कामयाबी नहीं मिली कि अभी भी आप उर्दू शायरी में दिलचस्पी लीजिए। और ख़ास तौर से मैं शायर साहब से भी कहना चाहूँगा कि मतलब देखिए। अच्छा, वो 4 अल्फाज जो थे जो 18 साल की उम्र में मेरे को मिले, और उसके बाद मैं अब ये 3 दिन के लिए कनाडा से आया हूँ मैं। और वो अल्फाज थे ये कि तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। बस ये गज़ल थी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। लेकिन एक बात रह गई। आपने जो बताया कि वो 7-8 आ गई थी, तो फिर उनमें से आपके साथ आजकल कौन सी हैं? उनमें से मैं अब ये बात जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं बोली जा सकती। जी, कुछ राज ही रहे तो अच्छे हैं। जी 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 जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मैं पहले तो जो अभी महाशय आपसे बात कर गए, मैं उनकी बात को ज़रा काटना चाहूँगा। नहीं, आप किसी की बात नहीं काटेंगे। मैं आप देखिए, अगर आप इश्क की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इश्क की ही बात देखिए यहाँ पे काटने की बात नहीं, जोड़ने की बात कीजिए। जोड़ने की बात चलो उनकी बात में जोड़ लीजिएगा। नहीं, उनकी बात में कुछ नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ
आपकी ज़िंदगी में उर्दू शायरी ने क्या रोल अदा किया? आप ईमानदारी से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल वही जी, बताने जी, लगा सर। उनको भूल जाइए, उनको भूल चलो जाइए। ठीक भूल जी, गए। जी, 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 जी। मेरी ज़िंदगी में उर्दू शायरी कभी थी नहीं बेसिकली, लेकिन उर्दू का मेरे दादा जी को आती थी उर्दू, तो उनसे थोड़ा सा सुना था मैंने। अभी जब मैं पीछे इश्क के दरिया में गिरा हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने ये एक छोटी सी बात अपने आप लिख के भेजी थी जी। तो ये था, रोज़ यही दुआ करते हैं कि लफ्ज़ तेरी तारीफ़ करें, रोज़ यही दुआ करते हैं कि लफ्ज़ तेरी तारीफ़ करें, वरना ये सब तो बहाने हैं तुझसे गुफ्तगू करने के। जी, इससे पहले कि बात आगे जारी रहे, एक नज़्म अभी हाल में, जी हम आप तक ज़रूर आएंगे। एक बहुत ही मॉडर्न सी एक नज़्म अभी हाल में तवज्जो में आई, और इस नज़्म को हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए जो मोहब्बत है उसकी जो हिस्ट्री है वो भी है, उसकी जो जोग्राफ़ी है वो भी है, और उसकी सोशोलॉजी और थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी भी है। तो मैं चाहूँगा कि आज वो आप नज़्म आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। नज़्म नवाज़ साहब की है, और नज़्म कुछ इस तरह से है, थोड़ी सी पोस्ट मॉडर्न नज़्म है, आज़ाद सी है। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत की भी जाती है, मोहब्बत हो भी जाती है, मोहब्बत की भी जाती है, मोहब्बत हो भी जाती है, और किसी की सोख्ता किश्ती भंवर में खो भी जाती है। अब सोख्ता इज़ फ्रेजाइल, थोड़ी सी नाजुक सी। तो देखिए आमतौर से यही होता है कि या तो मोहब्बत की जाती है या हो जाती है, और कभी कभी नहीं हो पाती। तो देखिए इन्हीं तीनों जो सिचुएशंस हैं वो बहुत खूबसूरती से कवर की। वो कहते हैं मोहब्बत की भी जाती है, मोहब्बत हो भी जाती है, किसी की सोख्ता किश्ती भंवर में खो भी जाती है, मगर ये एक हकीकत है, मोहब्बत बस मोहब्बत है, मोहब्बत एक रियाजत है, मोहब्बत एक इबादत है, मोहब्बत झुक नहीं सकती, ये एक ऐसी बगावत है। मोहब्बत राहगुजारों पर भी, मोहब्बत सूनी राहगुजारों पर भी पैहम चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कंपनी की ज़रूरत हो, अकेले अकेले भी आप मोहब्बत कर सकते हैं। मोहब्बत सूनी राहगुजारों पर भी पैहम चलती रहती है, दिलों में दर्द की सूरत हमेशा पलती रहती है। नहीं कुछ भी जहां में जो मोहब्बत कर नहीं सकती, वस्ल हो या गमे हिजरा, मोहब्बत मर नहीं सकती। उसके बाद वो कहते हैं मोहब्बत रेगजारों को भी ज़ौक़े ज़िंदगी दे दे, मोहब्बत रेगजारों को भी ज़ौक़े ज़िंदगी दे दे, मोहब्बत खाकसारों को उरूजे बंदगी दे दे, अया कर दे हकीकत चांद तारों की ज़माने पर। फिज़िक्स में कहा जाता है कि ये अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है बॉडीज़ का, जिसकी वजह से पूरी जो सारा सोलर सिस्टम और पूरी गैलेक्सीज़ जो हैं, तो उसे इन्हीं ने फिज़िक्स भी शामिल करने की कोशिश की है मोहब्बत की। वो कहते हैं अया कर दे हकीकत चांद तारों की ज़माने पर, अंधेरे में उम्मीदों की भड़कती रोशनी दे दे। उसके बाद वो कहते हैं मोहब्बत ही गुलाबों में, मोहब्बत ही किताबों में, मोहब्बत थल की रेतों पर, मोहब्बत ही चनाबों में, और कभी ये नज्द में रक्सा, कभी वारिस के ख्वाबों में। आप देखिए नज्द से लेकर वारिस तक पहुंच गए। कभी ये नज्द में रक्सा, कभी वारिस के ख्वाबों में, कभी सुकरात की सूरत, कभी सरमत के नारे भी, और कभी दीवार में मदफन, कभी जमुना किनारे भी, कभी सीजर क्लियोपेट्रा के पुरहंगम फसानों में, कभी शायर की नज़मों में, कभी मौसम की तानों में। मोहब्बत जिंदगानी है, मोहब्बत जावेदानी है, नहीं है अंत ही जिसका ये एक ऐसी कहानी है, ये जज्बों की रवानी है, समय की शादमानी है, जहाँ का हर हंसी जज्बा इसी की मेहरबानी है। इसके बाद वो कहते हैं तो फिर मखमूर आँखों से पयामे ज़िंदगी दे दो, मेरी सदियों की जुल्मत को तुम अपनी रोशनी दे दो। देखिए कितना अच्छा प्रपोजल है। तो फिर मखमूर आंखों से पयामे ज़िंदगी दे दो, मेरी सदियों की जुल्मत को तुम अपनी रोशनी दे दो। गुलाबों का ये मौसम है, गुलाबों को हंसी दे दो। कितनी खूबसूरत बात है। गुलाबों का ये मौसम है, गुलाबों को हंसी दे दो, नहीं कल की खबर कोई, ये मौसम आए ना आए, ये बादल बरसे ना बरसे, ये रिमझिम छाए ना छाए, ज़रा हाथों में देकर हाथ इनको हम सफ़र कर लें, ये लम्हे बीत ना जाएं, इन्हें आओ अमर कर लें। जी जी
ये लम्हे कुछ हम अमर करना चाहेंगे आपकी मदद से। जी हेलो सर, मेरा नाम देवेंद्र अहिरवार है और मैं एनएसडी में स्टूडेंट हूँ। जी। तो मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, जी, तो जी। मैं सुना देता हूँ। मैंने एक गाना लिखा था, मेरे खुदा, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ अगर आपने गाना लिखा था तो काफ़ी नहीं है, आप पहले बताएं कि आपको इश्क हुआ था और उसके बाद आपने हाँ लिखा सर, था। ऐसे कुछ उससे देखिए बिना इश्क के कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है, यहाँ पे नॉन आशिक लोग अगर हैं तो प्लीज चले जाएं। जी हाँ, ऐसी तो कुछ तो जी सर। जी 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 देवेंद्र को जबरदस्ती का करना पड़ेगा, इश्क मतलब शर्त है। जी जी देवेंद्र जी। ये न पूछो कि क्या हो तुम, मेरे लिए मेरे खुदा हो तुम। ये न पूछो कि क्या हो तुम, मेरी ज़मी मेरे आसमां हो तुम। ये न पूछो, वो जो नन्हे से कोमल से पीपल के पत्तों के कानों में चुपके से कह जाती हो, कभी मुस्कुरा के कभी गुदगुदा के आंचल में भर जाती हो। वो जो नन्हे से कोमल से पीपल के पत्तों के कानों में चुपके से कह जाती हो, कभी मुस्कुरा के कभी गुदगुदा के आंचल में भर जाती हो। जो पुरबाई बन के फिजाओं में बहती वो ठंडी हवा हो तुम, वो ठंडी हवा हो तुम। इबादत में जिसके ये सर झुक रहा है, हाँ वो दुआ हो तुम। मेरे लिए मेरे खुदा हो तुम। ये न पूछो कि क्या हो तुम, मेरी ज़मीन मेरे आसमां हो तुम। मेरे लिए मेरे खुदा हो तुम। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज़ सोनरूपा फ्रॉम बदायूं। जी मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती जी हूँ। जरूर जी। हमारे और मेरे हस्बैंड 7 साल तक हम लोग एक दूसरे को देखते रहे, नज़रों नज़रों में हमारे प्यार परवान चढ़ा। जब मेरे फादर को पता चला कि हमारे बीच ऐसा कुछ है, तो वो बहुत अगेंस्ट थे हमारे प्रेम के। उन्होंने नहीं एग्री किया कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा, उसमें लिखा, साहिर लुधियानवी जी की पंक्तियाँ लिखी थी कि एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मुझे लगा कि जब मुझे इस खूबसूरत मोड़ इसको देना शायद इस तरह चाहिए, चलो एक बार फिर फिर से से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न तुम मेरी तरफ देखो जी। तो जब मैंने इसको पढ़ा बहुत मन से, जब अपने समझा इसको, तो मुझे लगा कि इसको मुझे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा होगा अपने परिवार के लिए। मैंने इनसे बात की, और जब हम दोनों एक दूसरे से जब बात की तो वो सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया और इंटेंसिटी हमारी बढ़ती चली गई, और वो सिलसिला यहाँ आकर ख़त्म हुआ कि आज हमारी शादी हो गई है और हम हैप्पीली मैरिड हैं 17 साल से। और उसके बाद मैंने गज़लें लिखना भी, कहना भी शुरू किया, और उसमें बहुत कुछ एक रीज़न है हमारे प्यार का। तो मैं एक मतला और एक शेर ज़रूर मैं आपके सबके नज़र करना चाहती हूँ। मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना ज़रूरी है। मेरे जज्बात को स्याही का रंग मिलना ज़रूरी है। मुझे रहना हो गर जिंदा तो फिर लिखना ज़रूरी है मेरे जज्बात को। और एक शेर उनकी नज़्म, जब हमारे गिले शिकवे जब चलते थे कि फ़कत अशआर लिखने से गिले शिकवे न कम होंगे, इन्हें दिल से मिटाने को कभी मिलना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर, मेरा नाम जयदीप धुवन है और मैं हरियाणा से हूँ।
तो थोड़ा लहजा वहजा तो मतलब थोड़ा एकदम देसी सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू वेलकम, यू वेलकम जी। वो होता है कि मतलब बेसिकली जो बोलते हैं जाट लोग, वो भाषा आ ही नहीं पाती है, तो इस वजह से मैं पहले बहुत शर्मीला टाइप का हुआ करता था। तो मतलब मेरी एक वो थी कि चुपके चुपके जो प्यार होता है, मतलब वो वाली चीज़ मेरे अंदर 2-3 साल तक चलती रही। और फिर मैंने खुद लिखना भी शुरू किया, तो सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा मैं, बाकी मतलब अच्छे लगे तो ताली बजा देना। एक बात कहूंगा यकीन आए अगर, एक बात कहूंगा यकीन आए अगर, जी। तुम हो नहीं लेकिन हो मगर। वाह वाह वाह। एक बात कहूंगा यकीन आए अगर, तुम हो नहीं लेकिन हो मगर। एक और सुना देता हूँ, एक छोटा सा और लिखा है मैंने माँ के ऊपर। बद्दुआ को दुआ, बद्दुआ को दुआ, दुआ को दवा कर सकती है। बद्दुआ को दुआ, दुआ को दवा कर सकती है। ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ कर सकती है। क्या बात, शुक्रिया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे सतीश सहगल साहब मौजूद हैं। सतीश सहगल साहब हमारे शहर के बुज़ुर्ग लोगों में आते हैं, और इनको देख के उर्दू तहज़ीब और जो ज़बान से मोहब्बत होती है और शहर से मोहब्बत होती है, वो सारी चीज़ें हमको याद आती हैं। हम चाहेंगे कि सतीश सहगल साहब, उनकी ज़िंदगी में उर्दू ने और उर्दू शायरी ने क्या रोल अदा किया, उसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की एक छोटी सी नज़्म है, वो मैं ज़रूर आपके साथ बांटना चाहूँगा। ये बिल्कुल जैसे इन्हीं ने बताया कि मामला बन नहीं रहा है, कुछ बात हो नहीं पा रही है। तो वो कहते हैं, उससे मिलना तो इस तरह कहना, उससे मिलना तो इस तरह कहना, तुझसे पहले मेरी निगाहों में कोई रूप इस तरह ना आया था। तुझसे आबाद है खराबे दिल, वरना मैं किस कदर अकेला था। उससे मिलना तो इस तरह कहना, उससे मिलना तो इस तरह कहना, तुझसे पहले मेरी निगाहों में कोई रूप इस तरह ना आया था। तुझसे आबाद है खराबे दिल, वरना मैं किस कदर अकेला था। और तेरे होठों पे कोहसार की ओस, तेरी आंखों में धूप का जादू, तेरी बाहों की रस्मसाहट में कोपलों के कुआर की खुशबू। वो कहेगी कि इन खिताबों से और किस किस पे जाल डाले हैं। तुम ये कहना कि पेशे सागरे जम, बाकी सब मिट्टियों के प्याले हैं। अब ये सागरे जम, एक्चुअली ईरान में एक बादशाह थे, उनका नाम था जम। उनके पास एक प्याला था जो कि टेलीविजन था, बेसिकली प्री हिस्टोरिक टेलीविजन था। वो उस प्याले में देखते थे और पूरी दुनिया दिखाई देती थी। तो पेशे सागरे जम, बाकी सब मिट्टियों के प्याले हैं। उसके बाद वो कहते हैं, ऐसा करना कि एहतियात के साथ, ऐसा करना, ये कासिद से कहा जा रहा है जिससे पैगाम भिजवाया गया है। ऐसा करना कि एहतियात के साथ उसके हाथों से हाथ टकराना, और अगर हो सके तो आंखों में बस 2-4 अश्क भर लाना। इश्क में ए मुबस्सरीन कराम, मुबस्सरीन कराम यानी ग्रेट कमेंटेटर्स एंड सामईन कराम। हाँ, इश्क में ए सामईन कराम, बस यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। जी, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सतीश सहगल साहब हैं, माइक्रोफोन उनको दिया जाए और हम सुनना चाहेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं और शहर के नामवर शख्सियतों में आते हैं। बहुत मशहूर फिल्म है गरम हवा, आप उसके असिस्टेंट डायरेक्टर्स में शामिल हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, थिएटर ज़िंदगी भर किया है। मैं चाहूँगा कि उर्दू से और उर्दू तहज़ीब से, उर्दू शायरी से जो इनका ताल्लुक़ है, और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और बहुत खूबसूरत लोगों की तस्वीरें लेते हैं। मेरी कभी कोई तस्वीर नहीं ली इन्होंने जी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं आप मुझे जी, दानिश साहब को एक बात कहनी है कि कल रेडियो डे था, वर्ल्ड रेडियो डे, और ये है कि हमारे रेडियो स्टेशन की हालत ये है कि वह उसकी तरफ अब देखा भी नहीं चाहता। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, अपील करिए कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए। आने वाली नस्लें जाके देखें ब्रॉडकास्टिंग क्या होती थी। उर्दू के हवाले से इन्होंने कहा कि मैंने उर्दू किस तरह से, क्या मैं छोटा सा था तो मेरे पढ़नाना मुझको उर्दू पढ़ाने लगे, और मेरी तख्ती पोतनी, मेरी रोशनाई बनानी, कलमे बनानी, ये करना वो करना, और उनका लालच ये था कि बड़ा होकर मुझे ख़त लिखेगा। और सारी ज़िंदगी मैंने ख़त नहीं लिखा क्योंकि उनकी गोद में ही था मैं, तो ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ और ज़रा सा बड़ा हुआ तो मामू के
शेल्फ में 2 किताबें थीं। एक थी चाचा छक्कन के कारनामे, वो तो मैं आसानी से पढ़ गया, आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 दिन लगाए। दूसरा मुंशी प्रेमचंद का गब्बन था, उसको खुदा जाने उसको पता नहीं 3 महीने लगे 4 महीने लगे। वो मेरी पहली 2 किताबें थी, उसको पढ़ा मैंने। मुझे आज भी याद है कि मुझे गब्बन समझ में नहीं आया था, तो बहुत छोटा था मैं। उर्दू से मेरा जो रिश्ता है वो बहुत लंबा है, रेडियो के हवाले से, स्टेज के हवाले से। फिर 2 एक ऐसे प्रोजेक्ट हुए जिसमें शमा जैदी के साथ गालिब पे हमने काम किया सन 66 में, और पूरा हिंदुस्तान घूमते रहे जहाँ जहाँ गालिब गए थे। और अब उर्दू जो है वो मेरी बीवी है, हिंदी मेरी 100, क्या कहूँ। अब देखिए, ये रिश्ते छुपाए ना जाएं तो अच्छा है। मैं एक शेर पढ़ के जी, आपसे रुखसत हो जाऊंगा जी। मैंने आज के दौर की, मैंने आज के वक्त की कांधे पे उठा ली है सलीब, दानी साहब जी, जी। मैंने आज के वक्त की कांधे पे उठा ली है सलीब जी। आ बढ़ के मुझे सलाम कर, आ बढ़ के मेरा एहतराम कर, मैं अपने दौर का ईसा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जी, जी। खैर, हम लोगों की बातों की वजह से जो रब था, जो इश्क वाला सिलसिला था, वो हम जारी रहना चाहिए। तो जी 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 आपको जी जी अपना पहले, वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने माइक्रोफोन मांगा था, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपके पास बहुत लेट पहुंच रहा है। जी हेलो जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका तारुफ, मुख्तसर तारुफ। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम ज़रूरी नहीं है। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम ज़रूरी नहीं है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब उर्दू ना मुझे विरासत में मिली, ना मैं मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुआ, और ये मेरी तारीफ़ नहीं है, ये उर्दू की तारीफ़ है कि उसने मुझे अपना लिया। तो मुझे दरअसल याद है कि पुराने समय में जो बहुत सारी पढ़ाई भी जो है वो उर्दू में की जाती थी। तो मेरे जो पिताजी हैं और मेरे दादा हैं वो आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, तो उर्दू में लिखा करते थे। तो करीब 77-78 से मुझे उर्दू शायरी पढ़ने का शौक़ लगा, और वो भी मैं आज तक भी उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानता हूँ, लेकिन आई थिंक प्रकाश पंडित जैसे लोगों की कृपा से, जिन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट में बहुत शायरी लिखी और उसके मीनिंग समझाए, जिसकी वजह से मैं इसके तरफ मुतासर हुआ। नहीं, मैं चाहूँगा कि प्रकाश पंडित साहब ने जी रेख्ता को भी शामिल कर लें। कमिंग टू द पॉइंट। सो अब हुआ ये कि भाई हमारी कोई शादी से पहले तो इश्क हुआ नहीं, लेकिन शादी के बाद हमारे झगड़े ज़रूर हुए। तो उन झगड़ों को निपटाने में उर्दू शायरी ने हमारा बड़ा साथ दिया। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी मोहब्बत बिना झगड़े के अधूरी है। तो मैंने एक काम किया, आज से करीब समझिए 15-20 साल पहले मैंने एक लिस्ट बनाई बहुत सारे शेरों की, जो इस तरह के मज़ाहिया समझ लीजिए या अप्रोप्रिएट टू द टॉपिक ऑफ सॉर्ट ऑफ टसल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उनको लिख करके दिए, और ये उनकी खासियत है कि हमने 4-5 शहर बदले, पर वो उन्होंने हमेशा संभाल करके रखी। तो उसमें से 1-2 आपकी नज़र करता हूँ। जब कभी नाराज़ हो जाती हैं तो मैं उनको समझाता हूँ अपने बारे में कि बूए गुल फूलों में रहती थी मगर रह न सकी, मैं तो कांटों में रहा और परेशान हुआ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जी और जी, बुए गुल फूलों में रहती थी मगर रह न सकी, मैं तो कांटों में रहा और परेशान हुआ। क्या बात है। वैसे जो आपने फरमाया था कि आपको उर्दू नहीं आती, लेकिन आपकी बीवी को बहुत अच्छी उर्दू आती है। जी। तो और दूसरी थी कि जब बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं तो मैं उनका कहता हूँ भाई, जो बख्शें तो ज़हे किस्मत, जो बख्शें तो ज़हे किस्मत, न बख्शें तो शिकायत क्या। अरे वाह, क्या बात है। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। वाह 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 वाह। जी। सामाईन हाज़रीन, सबको आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं बॉम्बे म्यूज़िक डायरेक्शन करता हूँ, और अभी मेरी एक एल्बम आई है जिसका नाम है ये दिल जले, और वो वेबसाइट सावन पे आप देख सकते हैं। उसकी गज़ल का एक मतलब एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। जी, इरशाद जी।
दिल लगाने की सजा तुझसे यही पाई है, दिल लगाने की सजा तुझसे यही पाई है। वाह। तेरी शोहरत है जहां में मेरी रुसवाई वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। दिल लगाने की सजा तुझसे यही पाई है, बेवफा कत्ल किया तूने वफा का मेरी, बेवफा कत्ल किया तूने वफा का मेरी, ये तो बतला दे कहाँ लाश वो दफनाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल लगाने बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। की सजा तुझसे यही पाई है। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, मेहरबानी। आदाब, मेरा नाम फरीना खान है और बात इश्क की हो रही है तो मैं चंद अशार पेश करना चाहती जी हूँ। जी 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 फरीना जी। करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वाह, क्या बात, क्या बात। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही ना थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही ना थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, ना था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतजार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। शुक्रिया। जी जी जी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। My name is Commander A.P. Singh, retired from Indian Navy and Captain Shipping Corporation of India. देखिए, this is my first time, so please excuse me अगर कोई गलती हो जाए। लगा के imported खजाब बाल रंगने वाला, लगा के क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगा के इम्पोर्टेड खजाब और गुची का सूट डालकर चले थे इश्क फरमाने बड़ी धूमधाम से। लगा के इम्पोर्टेड खजाब और गुची का सूट डाल के चले थे इश्क फरमाने बड़ी। बिक गए मकान और अब कहती है भाईजान। ये मामला काफी खतरनाक है। लगा के इम्पोर्टेड खिजाब और गुची के शूज डालकर चले थे इश्क बनाने बड़ी धूमधाम से। बैंक के लॉकर खाली हो गए और अब कहती है भाईजान। जी। तो कहती है कि आपके अपनी विल में क्या लिखा है। मैंने कहा विल में बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, कहती सुना दो। तो मैंने कहा देखो ये लिखा है, मुझे फूकने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, यह है किसी की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये है किसी की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। कहती इसका क्या करना है मैंने, मुझे तो दिखाओ कैश इन हैंड कितना है। बात में इतना ही है बस। जी जी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमांडर साहब का, जिन्होंने अपनी कुछ तजर्बात में हम लोगों को शामिल किया। और देखिए मज़े की बात यह कि कमांडर साहब ज़्यादातर समंदर में रहते थे और खुश्की में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में आपको बताया। और देखिए ये चूँकि अब बात मज़ाहिया शायरी तक पहुँच गई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग जो मुशायरा होने वाला है, मज़ाहिया मुशायरा,
उसके बीच में हाइल हों और दीवार बन के खड़े हो जाएं, क्योंकि कमांडर साहब की मदद से माहौल थोड़ा सा मज़ाहिया हो गया है। तो इसके फ़ौरन बाद एक यह मुशायरा आपकी खिदमत पेश किया जाएगा और इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इजहार इश्क में आपके इजहार की मदद से हम लोगों को बहुत लुत्फ़ आया, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, ये आखिरी बात, उसके बाद मज़ाहिया मुशायरा। जी बस एक शेर के साथ आप लोगों से रुखसत चाहूँगा कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसा सर आपने कहा कि आशिकों का ही है, मगर मैं आशिक तो नहीं हूँ, मगर आशिकों की हौसला अफजाई किया करता था। जब बी में पढ़ता था तो लोगों के लिए ख़त लिखा करता था। क्या बात, क्या बात। तो लोगों को ख़त लिख के उनकी हौसला अफजाई किया करता। मैंने बहुत से आशिकों को जो फिर मुझे उर्दू ज़बान की शायरी से मोहब्बत हुई, उर्दू ज़बान की शायरी से मोहब्बत हुई और मैंने शायरी की और बहुत से आशिकों को मैंने अपनी शायरी के ज़रिए सुसाइड करने से भी रोका है। क्या बात। और एक गज़ल जो है मैं पेश कर देता हूँ। मैं अभी साइंस से हट गया हूँ, अभी मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ। तो गज़ल अर्ज़ है कि दिल को अक्सर ये समझाना पड़ता है, दिल को अक्सर ये समझाना पड़ता है, राह वफा में ज़ख्म छुपाना पड़ता है, दिल को अक्सर ये समझाना पड़ता है, राह वफा में ज़ख्म छुपाना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं वफा से पेश आए, अपनों से धोखा भी खाना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं वफा से पेश आए, अपनों से धोखा भी खाना पड़ता है। इस दुनिया में खुशियों का है अपना मुकाम, इस दुनिया में खुशियों का है अपना मुकाम, दिल को गम से भी बहलाना पड़ता है। और ऐसा भी हो जाता है इस दुनिया में, ऐसा भी हो जाता है इस दुनिया में, बात का अफसाना भी बनाना पड़ता है। और ये शेर देखिए कि दिल की ये मजबूरी है उस महफिल में, दिल की ये मजबूरी है उस महफिल में, वो ना भी बुलाए पर जाना पड़ता है। अरे क्या बात, क्या बात। दिल की ये मजबूरी है, हमने बुला लिया वैसे आपको। दिल की ये मजबूरी है उस महफिल में, वो ना भी बुलाए पर जाना पड़ता है। और जब उसको अपना माना है तालिब, मेरा तालिब तखल्लुस है, जब उसको अपना माना है तालिब, उसको अपना हाल सुनाना पड़ता है। जी तो देखिए, तालिब साहब की गज़ल में आपने जेएनयू में जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं उसका एक आपको जी 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 इरशाद। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है साहब, वाह, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। मैं अलवर शहर से राजस्थान से आया हूँ। थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि आपको उर्दू ने क्या दिया। मुझे उर्दू ने बहुत कुछ दिया। 35 साल पहले मेरी शादी केवल उर्दू की वजह से हुई थी। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन मेरे माँ बाप मुझको 35 साल हो गए मेरी शादी को, ग्रैंडसन भी है मेरे अभी, तो जब मुझे ले गए तो बुलंदशहर एक जगह है, वहाँ पर मुझे जाना था। और जो मेरी वाइफ है, जो फिलहाल मेरी वाइफ है, वो मुझे लग रहा था कि लास्ट मोमेंट तक शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी या मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। मेरे से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा ज़हीन, लेकिन जैसे ही मुझे लगा फेस एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कैसा लग रहा है, तो मुझे याद आया, चूंकि मैं मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए 25,700 से लगभग ज़्यादा गाने हैं। मैं यहाँ आज ऐलान कर सकता हूँ कि 24,000 से ज़्यादा गाने मेरी ज़बानी याद हैं आज भी। उनके 2 गाने मैंने बाद में, जब मुझे लगा शायद हाँ या ना नहीं हुई थी दोनों तरफ से, तो अचानक मेरे फादर ने मुझसे कहा कि यार तू गाना बहुत अच्छा गाता है, गाना सुना। मैंने एकदम वो गाना गाया और वो गाना था। उसके बाद में मैंने पूछा तो वो हाँ हो चुकी थी। तो यहाँ मैं दोबारा बट वो गाना था। और आज का इतना ये वैलेंटाइन डे भी है, इतना बड़ा आशिकों का मेला, माशूकों का मेला मैंने कभी आज तक पहले नहीं देखा जितना बड़ा आज है ये।
छलके तेरी है, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी आंखों में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज उसी सितमगर की महफिल में पिछले 25-30 साल से मतलब लगातार रह रहे हैं। यस, और मुझे बहुत खुशी है, मैंने IIT रुड़की से पास आउट हूँ, इंजीनियरिंग किया है जी, और उर्दू मेरा, मैं नहीं जानता, उर्दू लिखना नहीं जानता, लेकिन शायरी से इतना मोहब्बत है कि मैं कहता हूँ कि जितनी वाइफ से या अपनी पत्नी से मोहब्बत है उतनी उर्दू से भी मेरे को मोहब्बत है। क्या बात, क्या बात। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मैं मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी।